हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल की पहली क्लास। और ये जो स्टार्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम आगे भी सीरीज लेकर आएंगे। तो आज की पहली क्लासेस में मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा आपको कि एक्सेल क्या है और किस तरह से वर्क करता है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग इंट्रो ही दिया है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ना, और वही नहीं को मैं लिखता हूँ फिलहाल नॉर्मली। एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल क्या है, जस्ट पहले आपको ये बता देता हूँ क्या है। सुना होगा आप सभी ने, या फिर कभी ना कभी आप इंटरव्यू के लिए गए हो, या फिर किसी ने बताया भी होगा कि हाँ जी आप एम एस एक्सेल वगैरह सीख लो तो जॉब आपकी रेडी होती है। ठीक है, एक्चुअल में हाँ, ये असल बात है कि सही बात है कि हाँ भाई, विदाउट एक्सेल जॉब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि मिनिमम जो ज़्यादातर काम होता है, मतलब 100% तो नहीं, 100% ही मान के चलो कि किसी अगर कोई बंदा काम कर रहा है बड़े सॉफ्टवेयर पे, तो उसको नॉर्मली एक्सेल तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप सीनियर बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपको पहले से सब चीज़ें आती होंगी। ठीक है, और अगर किसी बंदे को नहीं आती हैं तो उसको सीख लेनी चाहिए टाइम रहते। और अगर नहीं सीख पा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम अपनी जॉब में से निकाल लो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। बाद बाकी ऑनलाइन क्लास से जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप इसमें दोगे तो ये परफेक्टली है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाएंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है एक्सेल में, इससे रिलेटेड सभी वीडियो आती जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप सीखते रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के साथ। जैसे एग्जाम बिगिनर होते हैं ना, उनके लिए मैं ज़्यादा स्पेशल काम कर रहा हूँ कि हाँ, क्वेश्चन होते हैं एम एस एक्सेल क्या है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके क्वेश्चन से रहते हैं कि उन्होंने किया है एक्चुअल में, लेकिन उनको कंफर्म नहीं हुआ कि एक्सेल क्या है। ठीक है, सीखा है, फंक्शन सीखे हैं, फॉर्मूले सीखे हैं, लेकिन क्या यूज़ है दे डोंट नो। उनके लिए ज़्यादातर स्पेशल यहाँ पर काम होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्टली यू कैन सी इन माई ऑन माई स्क्रीन दैट एम एस एक्सेल क्या है। देखो, डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, टेक्निकल है, शायद आपको इसे समझ में ना आए, बट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी इन सिंपल लैंग्वेज विद प्रैक्टिकल। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, एम एस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सिंपल सी बात है कि स्प्रेडशीट बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट यानी कंपनी है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट जिसने बिल गेट्स के मालिक हैं। ठीक है, और जो विंडोज वगैरह हम कर रहे हैं सब उन्हीं के देन है, माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कहती है कि इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, ये कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा इन टेबुलर फॉर्म, परफॉर्म कैलकुलेशंस, क्रिएट चार्ट्स एंड एनालाइज डाटा। ठीक है, ये जो हमारा एक्सेल है, ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, और उस डाटा से रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं यहाँ पर कि इससे आपको शायद ही कुछ थोड़ा बहुत 1-2% ही समझ में आया हो जो बिगिनर्स हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक्चुअल में क्या है। कि मान के चलते हैं कि आपके पास काफ़ी लेंथी डाटा है, यानी आप किसी काम कंपनी में काम कर रहे हैं और 1000-2000 आपके पास रिपोर्ट्स हैं। और उसमें से आपको नॉर्मल काम ये करना है कि आप राइट डाउन करते हो नोटबुक पे। तो क्या होता है कि उस डाटा में से सिर्फ हम देख सकते हैं। उसमें से हम कुछ देखना चाहें बड़े लेवल पे और कंडीशन के व्याप पे, तो उस डाटा में हम नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, चीज़ें भी रिपीटेबल होंगी और टाइम ज़्यादा लगेगा, और अननोन बंदे को ये नहीं पता रहेगा कि हाँ, कि मुझे करना क्या है इस डाटा का। ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर हम जो बुक्स में रखते हैं रिकॉर्ड्स, वो एक ना एक दिन हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, खो जाएँ, गल जाएँ, फट जाएँ, कुछ भी हो सकता है। और उनमें इतना रिपोर्ट इनकी एक्यूरेसी इतनी बेटर नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न एरा। ठीक है? इस वजह से एक्सेल ज़्यादा प्रेफ़र होता है, छोटे पे छोटे टास्क के लिए, बड़े से बड़े टास्क के लिए भी एक्सेल का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है? आसानी होता है कि आप कोई भी डाटा इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे चल के जब वो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी कि इस डाटा से मुझे क्या रिपोर्ट जनरेट करनी है। ठीक है? मान के चलते हैं कोई बिज़नेसमैन है और वो मोबाइल शॉप का अपना काम करता है, तो अब वो उसको 1 साल उसने डेटा मेंटेन किया प्रॉपर। ठीक है? यानी कि कौन-सा मॉडल मतलब कौन-सा मोबाइल कौन-से मॉडल का किस बंदे को कब दिया, सेल में दिया। ठीक है, सेल किया तो मतलब उधारी की है या फिर उसने कैश में सेल करा है, ये प्रॉपर डिटेल उसके पास है, यानी कि इसको हम डाटा बोलेंगे। अब 1 साल का डाटा है,
अब वो ये देखना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मेरे मोबाइल की सेल हुई है, वो कौन से मंथ में हुई है, तो इसके लिए वो रजिस्टर नहीं पलटेगा एक बार के लिए, ठीक है? वो एक्सेल से ही एकदम मतलब 1-2 सेकंड का काम है, एक्सेल से पता कर सकता है कि हाँ, मेरी किस मंथ में किस मोबाइल की सेल हुई है, ठीक है? और किस मॉडल की सेल हुई है, कब-कब हुई है, ठीक है? किस बंदे को हमने सेल में दिया, उधारी दिया तो कब उसने पेमेंट करी है, ईएमआई कब आई है, कब नहीं आई, मतलब सारी चीज़ एक तरह से आप मेंटेन कर सकते हो एक्सेल में, ठीक है? टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है ना? इसके बाद परफॉर्म कैलकुलेशंस पर यानी कि डाटा हमने हमारे पास है, उसमें हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम कोई बहुत सारे फंक्शंस, फॉर्मूले भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ठीक है? इसके बाद में चार्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, एनालाइज़ डाटा कर सकते हो। मतलब ये मान के चलो कि अभी जनरली मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्या है मैटर, ठीक है? अब मेरी स्क्रीन पे बने रहिए, अभी दिखाता हूँ जनरली आपको। ओके, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फाइल्स, इसके यहाँ पे आप थोड़ा-सा काम और अच्छे से समझ पाएँगे क्या काम है। मेरे पास अभी ये डाटा है ऑलरेडी, ठीक है? ये डाटा मैंने बना रखा है मतलब ऑलरेडी। तो मान के चलो कि हमारे पास डाटा है। अभी आप ये समझ के चलना है कि डाटा है नॉर्मली और ये हमारे पास डाटा की लेंथ कुछ समथिंग 31,048 है, यानी 31,000 से भी ज़्यादा, ठीक है? ओके। तो अब क्या करना है इस डाटा का? मैं क्या करूँ? ये मतलब एक्चुअल में किसी कंपनी का डाटा है जो कि अपना गारमेंट में डील करता है, तो उसी की रिपोर्ट्स वगैरह है। अब आपसे ये कहा जा रहा है एग्ज़ाम्पल मान के चलना कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आए हैं वो मेरे किस प्लेटफ़ॉर्म से आए हैं, किस चैनल से आए हैं? यानी कि मिंत्रा से, एजियो से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, किससे आए हैं? ये आपको पता करना है। दूसरा इसमें ये पूछ सकते हैं कि मेन या वूमेन सबसे ज़्यादा किसने ऑर्डर करे हैं? कब ऑर्डर करे हैं? मतलब किस एज के हैं? मतलब कौन से मंथ में कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है? इस तरह से मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया होता है और डिफरेंट तरीके से हम ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये काम आप सोचो कि आपने नोटबुक में राइट डाउन कर रखा है और उससे आप निकाल लो, ये तो कतई पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि टाइम कितना लगेगा और वो एक जो डाटा आप निकालोगे उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, ये भी हमें खुद भी नहीं पता होता, ठीक है ना? तो इस वजह से बड़े डाटा में काम करने के लिए छोटा भी हो, बड़ा ज़ाहिर-सी बात है, छोटा होगा तो बड़ा भी होगा बाद में डाटा, क्योंकि आप टाइम टू टाइम रिकॉर्ड भी तो करोगे ना और आगे भी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्सेल की, ठीक है? तो यही मुझे समझाना था कि ये इस तरह का डाटा है। आगे हम इन सभी डाटा पे काम करके देखेंगे कि किस तरह का काम है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ इस टाइम पे कि क्या प्रॉब्लम है और हम क्यों सीख रहे हैं, क्या ज़रूरत होती है। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि टेबल के फॉर्म में देखो, यहाँ पर ऑर्डर आईडी पड़ी हुई है, ठीक है? कस्टमर आईडी है और कैटेगरीज़ है, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर। चलिए, आगे हम सीखते होंगे उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया एक्सेल क्या है। ठीक है? और थोड़ा-सा अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपने नॉर्मल डाटा को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर रख सकते हैं और उनसे हम आगे डेटा को समराइज़ करेंगे, फ़िल्टर करेंगे और उन डाटा को यूज़ करके हम आगे अपने बिज़नेस में बेस्ट डिसीज़न्स ले सकते हैं। इससे हमें पता रहेगा कि कब हमारी किस मंथ में क्या सेल हुई, कब हुई, हो सकता है कि पिछले मंथ नहीं हुई हो, किन परेशानी की वजह से नहीं हो सकता है कि आगे आप कुछ और स्टेप लेने वाले हो, उसके लिए आप इस डाटा से जो आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा है, उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ जी, अभी जो मेरी बिज़नेस की कंडीशन है, तो इसके हिसाब से मुझे कितनी मेहनत करनी है और कल को कितना और मुझे प्रॉफ़िट वगैरह कमाना है, उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है? एक राइट डिसीज़न होता है, ठीक है? एक्सेल में डेटा मेंटेन करने का, ठीक है? एक्सेल सिर्फ़ हम ही लोग यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेल हर फ़ील्ड का बंदा यूज़ करता है और डिपेंड करता है कि उसका काम कैसा है। एक बिज़नेसमैन, स्टूडेंट, स्कूल, टीचर, प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। चाहे वो बहुत छोटा-सा काम कर रहे हों, चाहे वो ज़्यादा काम कर रहे हों, पर रिपोर्ट्स बनाने का से लेके थोड़ा बहुत भी काम है, वो सब एक्सेल पे ही करा जाता है। कुल मिला के आपको एक्सेल आता है, तो आप किसी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक सही तरीके से। हाँ, भले ही आपको बेसिक आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना तो चाहिए ना, क्योंकि सामने इंटरव्यू में तो ये रहता है कि आपको थोड़ा बहुत आए,
तो वो आए, कुछ कोशिश भी करे सामने वाला बंदा, और आपको ही कुछ नहीं आता तो सामने वाला क्या ही करेगा सिखाने की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं एक्सेल क्यों सीखूं? मुझे कोई कारण बता दो, कोई रीजन बता दो मुझे, मैं एक्सेल सीखूं क्यों, है ना। और बात करेक्ट है, मैं एक्सेल क्यों सीखूं भाई, मैं तो नहीं सीख रहा, 12th हो गई है मेरी और आराम से मैं कहीं नॉर्मल डिलीवरी बॉय वगैरह का जॉब कर रहा हूँ, मान के चलो, मैं एक्सेल क्यों सीखूं? तो एक्सेल सीखने के कुछ रीजंस हैं, कुछ क्या मतलब, ये मान के चलो कुछ ना रीजन भी नहीं है मेरे पास। यानी कि आपको हर तरह से सीखना ही सीखना होता है, किसी फील्ड के लिए आप जाते हैं। चलिए सीखते हैं, क्या बता रहा है? हर क्षेत्र में काम आता है, ज़ाहिर-सी बात है हर फील्ड के लिए काम आता है। आप स्टूडेंट हो, बिज़नेस में हो, अकाउंट मार्केटिंग, एचआर, आईटी, एक्सेल हर जगह इस्तेमाल होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। डेटा को समझने और सँभालने में मदद करता है। मैंने वही आपको बताया था कि डेटा को सँभालने में, समझने में मदद करता है, जिससे कि आप राइट डिसीज़न ले पाओ। बड़ी जानकारी को टेबल में व्यवस्थित करके आप जल्दी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। वही बताया मैंने आपको, राइट डिसीजन लेने का एक सही तरीका हमारा एक्सेल ही देता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, यानी कि आपको कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कोई भी कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करनी है, कि हम जोड़ते हैं ना, देखो अब जब कभी हम नॉर्मल मैथ का हमारे पास अगर 2 डेट का काम दिया जाए, सोचना ज़रा, तो हम उसमें भी पेन लेके बैठ जाते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? लेकिन जब बड़ा डाटा होता है उसको मेंटेन करने के लिए एक्सेल इज़ हियर, ठीक है? ओके, और देखो आजकल की जनरेशन का हमारा क्या होता है कि हम अगर दुकान पे जाके कोई सामान ले लें, 2-4 अगर वो आइटम दे देता है नॉर्मली और रेट जोड़ने पड़ते हैं, तो हम मैनुअली थोड़ी जोड़ते हैं, हम कैलकुलेटर लगा लेते हैं। क्योंकि हमारी हैबिट्स जो है ना, वो हम हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ के, टेक्नोलॉजी के, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, फ़ॉर्मूला की मदद से आप समय बचा सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एक सही एक्यूरेसी चाहिए कि हाँ, मैंने सही जोड़ किया है, घटा किया है, क्या किया है, कैलकुलेशन सही किया, नहीं किया, तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। इसके एक्सेल के पास खुद के फंक्शंस होते हैं, ठीक है? फंक्शंस होते हैं और फ़ॉर्मूले इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा-सा, बट ये समझ लीजिए खुद के फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप बड़े डाटा पे काम कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है, रोज़गार के मौके बढ़ाता है। ज़ाहिर-सी बात है, बिना एक्सेल के कुछ कोई कंपनी आपको हायर करने की नहीं है, किस बेस पे करेगी? मिनिमम एक्सेल तो आता हो महाराज, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है, टिपिकल है, नहीं, बस समझाने की बात है और समझने की बात है। हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे रहे हों मेरे, या कोई मेरा मेरा समझाना कुछ अलग-सा लगा हो। ख़ैर कोई नहीं, टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल ज़्यादा बेटर करेंगे हम। प्रेज़ेंटेशन और रिपोर्टिंग आसान होती है, ठीक है? डाटा को प्रेज़ेंट करना, ठीक है? ये आसान होता है। एग्ज़ाम्पल समझो? चलिए, एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ फिलहाल के लिए, एक स्टार्टअप करते हैं उसके साथ। बात चले, ये मान के चलना, इस स्टार्टअप में क्या आपको लगता है कि कोई समझ पाएगा कि मेरी सेल सबसे ज़्यादा कब हुई है, कौन से मंथ में हुई है? नहीं हो पाएगी ना, नहीं समझ सकता कोई। इतना बड़ा डाटा है, नहीं हो सकता, ठीक है? डाटा मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा डाटा आपके लिए। 31,48 रोज़ का डाटा है, ठीक है? रोज़ ये रहती, अच्छा, अब इसमें इसी डाटा को अगर मैं आसानी से प्रेज़ेंट करना चाहूँगा किसी को, तो वो कैसे होगा? वो एक्सेल ही करेगा। आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कुछ शीट्स बनी हुई हैं, कुछ चार्ट्स बने हुए हैं जिनको आप समझ सकते हो। देखो, इस डाटा में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस डाटा में आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन्स ने कितनी से मतलब ऑर्डर करे हैं, वुमेन ने कितने ऑर्डर करे हैं, ज़्यादा किसने करे हैं? ज़्यादा यहाँ पर किसने करे हैं? वुमेन ने, और मेन ने कम करे हैं, ठीक है? ऐसे ही टॉप चैनल की बात हो रही है नीचे, तो देखो टॉप चैनल में क्या होगा? सबसे ज़्यादा हमने ऑर्डर जो हमारे आए हैं वो अमेज़न से आए हैं, 35%, ठीक है? ऐसे ही हमने यहाँ पर टॉप 5 स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्डर किससे आ रहे हैं यहाँ पर? महाराष्ट्र से, ठीक है? ये हम पता कर पा रहे हैं, और देखो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन से मंथ में आए हैं? ये भी हम पता कर पा रहे हैं, हमारे आए मार्च में 2800 उन 19, ठीक है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं और इससे डेटा प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। यकीन नहीं करोगे, इतने बड़े डाटाबेस है, इतनी कितनी जल्दी डाटा हमें प्रेजेंट करके दिखा दिया। आप इससे समझ सकते हो चार्ट्स के थ्रू, लेकिन आप इससे नहीं समझ सकते कि एक्चुअल में क्या सेल हुई है, क्या उसकी सेल नहीं हुई है, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो एक सबसे बेटर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है कि हाँ, क्या विजुअल प्रेजेंटेशंस होती है एक्सेल के साथ-साथ, इसीलिए, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं ज़रा, क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट हमारे लिए है, देखो ये सब इंट्रोडक्शन तो मैं इतना नहीं करा रहा, बस आपको थोड़ी-सी इसकी बात समझ में आ जाए। हाँ, एक और क्वेश्चन रहता है,
स्टूडेंट्स का। एक्सेल चलो मैं आपकी बात से एक्सेल सीख भी लूँ, ठीक है जी। फिर एक्सेल सीखने के बाद मुझे कौन-कौन सी जॉब मिल सकती है, मैं किस-किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, डेटा एनालिस्ट, ठीक है? डेटा एनालिस्ट वो होते हैं जो आपके बिज़नेस के डाटा को एनालाइज़ करके, रिपोर्ट्स बना के, चार्ट जनरेट करके उसमें से फाइनल डिसीजन निकालते हैं कि आपका बिज़नेस चल कैसा रहा है और अभी आपको किस लेवल तक जाना है, जो आपको गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, ठीक है? मान के चलना कि एक डेटा एनालिस्ट ये बताते हैं कि आपको पूरा डाटा छानेंगे कि हाँ, किस मंथ में कितनी सेल हुई, कितने ऑर्डर आए, किस जैसे अभी मैंने आपको डाटा दिखाया था, ऐसे में। और लास्ट डिसीजन आपको ये बताएँगे कि देखो जी, इस वाली स्टेट में इस वाली स्टेट से कम ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा, कम ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता लग गया कि इस स्टेट में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर मुझे ज़्यादा ऑफ़र देने होंगे इस स्टेट के लिए, ठीक है? और जिसमें टॉप चल रहा है, वो तो टॉप चल रहा ही है, उसके लिए थोड़ा कुछ और ऑफ़र वगैरह देख सकते हो। जहाँ सेल कम है, वहाँ आपको बढ़ानी है और जहाँ आपकी ऑलरेडी सही चल रही है वेल डन, तो उसके लिए इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब आपको कन्फर्म हो गया कि हाँ जी, मेरी इस जगह से ऑर्डर कम आते हैं। अब क्यों आते हैं, ये आपको देखना है। ऑफ़र वगैरह कुछ चीज़ें आप वहाँ पर अप्लाई करें, तो हो सकता है आपकी सेल बढ़ जाए, ठीक है? तो ये कौन बता रहा है? डेटा एनालिस्ट ही बताता है एक बिज़नेसमैन को, उनके डेटा को एनालाइज़ करने के बाद। काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक्सेल ही रहता है, एक्सेल के अलावा थोड़ा बहुत और चीज़ें हो जाती हैं, बट हाँ, मेन एक्सेल, ठीक है? लेखाकार अकाउंटेंट के काम में जा सकते हैं आप जनरली अगर आप बीकॉम मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर अकाउंट फ़ील्ड से ऑलरेडी हो लेवल 12 आपने कॉमर्स से की हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? प्रशासनिक सहायक, कुल मिला के इंग्लिश थोड़ी सिंपल है, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं मैं समझा सकता एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि आप किसी गवर्नमेंट फ़ील्ड में जाना चाहो तो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिज़नेस एनालिस्ट, बिज़नेस और डेटा एक तरह का यही मान लो ज़्यादा काम दोनों का सेम सा ही रहता है, पर इतना नहीं पता, तो इतना समझ लीजिए कि हाँ, दोनों जो रिपोर्टिंग का काम करते हैं, डिसीज़न मेकिंग का काम करते हैं, दोनों ही निकाल के देते हैं। सेल्स एनालिस्ट यानी पर्टिकुलर ये लोग उस फ़ील्ड में माहिर होते हैं कि सेल के एनालिस्ट करते हैं कि सेल कहाँ, कब, किस टाइम पे कोई चीज़ मतलब सेल बढ़ रही है, घट रही है, क्यों घट रही है, बढ़ रही है, तो फिर ठीक है और स्टेट में आगे हम फ़ॉलो अप करते हैं। आगे क्या डिसीज़न आपको लेना है और एचआर कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, कंपनी में चल रहे होते हैं नॉर्मली जनरली, पोस्ट होती हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर होता है। ये हमारी जो पोस्ट है ना, ये थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है। ये इन पोस्ट से तो आपको कोई इतना लेना-देना नहीं है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। आप ऐज़ मान के चलो आपने एक्सेल वगैरह सीखा, बेसिक वगैरह और इसके लिए आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं जॉब पे, तो जब भी आप फ्रेशर ही रहेंगे, तो रेज़्यूमे में आपका पड़ेगा फ्रेशर ही, लेकिन उसमें आप ये एक्सेल करने के बाद जो कंप्यूटर स्किल्स में आप लिखोगे ना, उसमें लिखोगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है? यानी कि ऐज़ अ स्टार्टिंग एंट्री बेस जो होता है, वो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही होता है। इसमें आपको छोटा-मोटा काम दिया जाता है। एमएस वर्ड में प्रिंट करना, कुछ प्रिंट लेबल वगैरह निकालना, एक्सेल में डेटा हैंडल करना, सम वगैरह फॉर्मूला लगा के थोड़ा बहुत काम चलता है। एक्सेल में आपको एडवांस आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक एंट्री लेवल होता है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर से ही होता है। अगर आप कहीं डायरेक्ट आपकी थोड़ी पोस्ट अच्छी है मतलब जान-पहचान अच्छी है और वहाँ किसी ने आपको जॉब के लिए प्रेफ़र कर दिया तो वहाँ पर आप किसी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो। बट ऐज़ अ बिगिनर अगर आप नॉर्मल हो कि हाँ, आपके घर में कोई नहीं है कि हाँ जी, आपको गाइड करे, तो इतना समझ लीजिए कि आप एक्सेल सीखना ही पड़ेगा। सीखने के बाद एज़ अ रिज़्यूम में आपको डालोगे कि हाँ जी, मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? ऑनलाइन काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन सिर्फ़ बताया है कि क्यों एक्सेल सीखें, क्या जॉब मिल सकती है, ठीक है? और किस तरह का काम होता है, वो हम चलिए सीखते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? मैं एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, फिलहाल के जब मैं न्यू करता हूँ देखो फ़ाइल पे, तो न्यू करूँगा यहाँ पे। जब हम न्यू करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लैंक वर्कबुक और काफ़ी पहले से टेम्पलेट वगैरह मिलते हैं। ब्लैंक वर्कबुक क्या है पहले वो समझ लेते हैं। वर्कबुक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, वर्कबुक एक्चुअल में ये होता है जैसे हमारी कॉपी होती है ना, कॉपी एक तरह से है, ठीक है? कॉपी के अंदर काफ़ी सारे पेज होते हैं, लेकिन ये है कॉपी। मैंने इस पे क्लिक किया और ये हमारे पास कॉपी है। और इसके नीचे आप देखो ये जो हमारे पास है ना सीट होती हैं, ये हमारे पेजेज़ हैं, ऐसा मान के चलना पेजेज़। तो सीट 1, सीट 2 आप अनलिमिटेड सीट ऐड कर सकते हो, जहाँ तक मैंने ट्राई किया है।
बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ इतना है कि लिमिटेड आप ऐड सीट कर सकते हो, और हालांकि कोई करता भी नहीं है इतनी डाटा के लिए, वो नई सीट ही बना लेता है प्रॉपर, ठीक है, पर कोई भी नहीं बनाता है। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये हमारे पेजेस हो गए एक तरह से मान के चलो। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं, वर्कबुक हमने ओपन की है, अब हम पेज ऐड कर सकते हैं उसमें, और काफ़ी ज़्यादा पेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आप देख रहे होंगे, अभी हमने जब तक कोई हम फाइल सेव नहीं करते हैं, तब तक इसका जो नाम है वो यही आता है, बुक 2 के नाम से आता है मेरे पास, ठीक है। ध्यान रखना, जब तक हम ये फाइल सेव नहीं कर देंगे तब तक बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आता है इसका बुक 2 आता है। क्वेश्चंस कभी-कभार आते हैं हमारे, इसके भी आप पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके व्यू के बारे में बता देता हूँ। एक्सेल का जो ओवरव्यू है, टूल टिप, उसके बारे में चलिए समझते हैं। एक्सेल देखो आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा-सा, एक्सेल में क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास होता है ना, ये जिसको हम बोलते हैं, जो ग्रीन-ग्रीन आता है, ठीक है? ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? मतलब आप कोई ज़्यादा काम कर रहे हो, जिन ऑप्शंस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चीज़ आगे समझ के चलेंगे, ठीक है? इसके बाद आपके पास ये जो प्रॉपर है, ये रिबन बार है, ठीक है? रिबन बार बोलते हैं इसको। रिबन बोल दो, रिबन बार होता है, पहली बात तो इसका नाम प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास ये नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स आप नेम वगैरह दे सकते हैं, चलिए ठीक है। ये फ़ॉर्मूला बार होता है, ठीक है। हाँ, कुल मिला के है कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर ये बता रहा हूँ। ये कॉलम्स होते हैं, ये एक्टिव सेल होते हैं, और ये रो होती है, रो नंबर, और ये वर्कशीट टैब होता है। चलिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, अब हम करते हैं स्टार्ट अपने प्रैक्टिकल पे। समझो ज़रा, आपको समझना है यहाँ पर काम। देखो ये जो हमारा है ना, क्या नाम है? ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर रिबन हो गया, रिबन बार, ठीक है। ये हमारे पास नेम बॉक्स हो गया, यानी कि जो सेल का नाम देंगे ना उसके लिए। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला बार, ठीक है। बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इंटरफेस से। इसके बाद ये हो गए हमारे कॉलम, ठीक है, और ये हो गई हमारी रोज, ठीक है, और ये रो नंबर्स होते हैं इस तरह से, और ये सीट के लिए होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा खास काम है नहीं, बस आपको इंट्रोड्यूस कराना था, ठीक है। अब थोड़ा टिपिकल अब टेक्निकल उस पे चलते हैं, व्यू पे। ओके, अभी थोड़ा समझना। पहली बात, जो अभी मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया है, देखो यहाँ पे क्लिक किया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अभी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ भी कर रहा हूँ, पहली बात इसको कहते हैं एक्टिव सेल। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। आप कहोगे तो सेल तो ये सब हैं, फिर ये क्यों? एक्चुअल में ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक्टिव है, यानी कि मैं इसका कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्टिव सेल, एक्टिव सेल, ठीक है। ये एक्टिव सेल हो गया। इसके बाद अब जो हमारे पास मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है। तो देखो, जब टॉप टू बॉटम ये है ना, ये इस तरह से ये जो पूरा ही कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, इस तरह का जब टॉप टू बॉटम आए कोई चीज, तो उसको एज अ हम कॉलम काउंट करते हैं, और जब लेफ्ट टू राइट जाए तो उसको कहते हैं रो। एक रो, दो रो, तीन रो, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारे इस MS एक्सेल में कितने रोज एंड कितने कॉलम होते हैं, वो भी एक सीट में, ठीक है। अब इस सीट को हम सीट जनरली कहते नहीं है, पहली बात बता दूं मैं, और लिखा होगा यहाँ पे सीट, आप मान सकते हो, बट इसका एक्चुअल नाम होता है स्प्रेड सीट, स्प्रेड सीट, ठीक है। चलिए पहले आपको बताता हूँ रो एंड कॉलम कितने होते हैं। तो एज्यूम करो कितनी रोज होंगी, ठीक है। नहीं एज्यूम हो रहा, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, रो के लिए बता रहा हूँ। रोज हमारी होती हैं 10,48,576, ठीक है। और कॉलम्स होते हैं जी आपके 16,384, 16,384, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको हाईलाइट और थोड़ा सा जंप कर देता हूँ, समझ लो। 10,48,576, यकीन कर रहे हो क्या मेरी बातों का? नहीं भी करोगे एक बार के लिए, जो लोग बिगिनर्स हैं वो नहीं करेंगे, एक बार के लिए चलो बताता हूँ। रोज है, ठीक है, रोज। अब वो वाला रोज नहीं, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा अलग हो सकता है, रो, ठीक है।
तो कैसे पता करेंगे, जब हम यहाँ पर हैं इस सेल पे और मुझे सबसे लास्ट वाले सेल पे जाना है, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ठीक है? तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे नंबर क्या है, 10,48,576, 10,48,576, ये हमारी क्या है, रोज़, यानी कि ऐसे, 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 ठीक है? ओके। और कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम के लिए अभी हम जाते हैं ऊपर, तो कॉलम आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखाई देंगे। अब मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 16,384 नॉर्मली, लेकिन अब देखना कैसे है वो देख लो। कंट्रोल के साथ जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट एरो करोगे, राइट सॉरी, तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे लास्ट वाले सेल पे, जिसका नाम है XFD। आप कहोगे तो वही नंबर ही नहीं हुआ, हाँ नंबर नहीं हुआ, हालांकि मैंने अभी नॉर्मल कुछ चेंज नहीं करा है, नॉर्मल रखा है। अच्छा, कैसे पता करेंगे? सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ओके, सिंपल तरीका ये है कि जब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है ना हल्का सा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करके रखोगे, ध्यान रखना होल्ड करके रखना, तभी आपको शो होगा। ये देखो ऊपर दिख रहा होगा 10,48,576 आर, यानी कि रो, यानी मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है, 16,384, ठीक है, सी यानी कि कॉलम, ये क्या हुआ, कॉलम, ठीक है? तो एक्चुअल में हमने क्या बात करी यहाँ पर, 10,48,576 रो है, 16,384 कॉलम है, बस इतना सा काम। कैसे पता करना है? इस ट्राइंगल पे आपको होल्ड करके रखना, तब आपको ये नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? होल्ड छोड़ोगे तो फिर ये गायब हो जाएगा, ठीक है? ओके, ध्यान रखना। ओके, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ओके, फाइनली हमने ये सब चीज़ें सीखी। अब ये जो फ़ॉर्मूला बार है इसका भी सीखेंगे आगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मान के चलो कि एक्सेल में इतना आप बेटर काम कर पाओगे, बस फ़ॉलो कर लीजिए। साथ के साथ कि हाँ, प्रैक्टिस भी करनी होगी आपको, प्रोजेक्ट के साथ काम करना है मुझे, ठीक है? मुझे कोई जल्दीबाज़ी इस चीज़ की नहीं होती कि हाँ, मुझे जल्दी से टॉपिक कवर करना है। टॉपिक कवर करने की बात नहीं होती है, बात समझाने की होती है, ठीक है? मैं बार-बार ये वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसी वजह से जितने कॉन्सेप्ट हैं अभी एक साथ लेके चल रहा हूँ, ज़ीरो से लेके एडवांस तक के, ठीक है? ओके। और जिन लोगों को आता है वो उनकी ओ थैंक यू सो मच कि वो देख पा रहे हैं, और अगर जिनको आता है वो कृपया कर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि मैं बहुत कुछ नया ही बताऊँगा जो आपने अब तक सीखा होगा। ध्यान रखना, ये मेरी गारंटी है। चलिए, ओके, फिलहाल के लिए अब क्या कर सकते हैं इसमें एक्सेल में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या करते हैं, समझ लेते हैं अभी। तो अभी जो हमने सीट यहाँ पर देखो सीट बना रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये सीट 1 लिखी हुई है यहाँ पर, नाम बाय डिफ़ॉल्ट इसका सीट 1 ही होता है, ठीक है? हाँ, अब इसका नेमिंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मुझे नाम चेंज नहीं करना है, मुझे लिखना है मार्कशीट, तो देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा माउस से, लेफ्ट क्लिक ही यूज़ करना है आपको। और देखो अब जो सीट 1 पे मुझे क्या करना है, बस नाम लिखना है। ऐसा भी नहीं कि बैक स्पेस करके हटाना पड़ेगा, नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पर मार्कशीट, मार्कशीट, ठीक है जी? मार्कशीट दे दो, नाम यहाँ पर आ चुका होगा, ये देखो। मार्कशीट हो गया नाम। अच्छा, कोई नई बात तो नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए नई बात है। अब ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ पर इस नाम को हटाया और लिखा यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है? तो ध्यान रखना एरर मिलेगा, और एरर क्या मिलेगा वो देखो। हिस्ट्री इज़ अ रिजर्व्ड नेम, ठीक है? ये हिस्ट्री रिजर्व्ड नेम है। इस नाम को आप यहाँ पर नाम नहीं दे सकते डायरेक्टली, ठीक है? यानी जो आपकी सीट का नाम है वो आप हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं, ठीक है? हाँ, उसके अलावा फिर क्या करना, देखो मैंने आपको बताया था ना कुछ नया ही होगा, जो लोग सीखे हुए हैं उनको भी बता रहा हूँ आपको। तो ये नाम कभी भी नहीं दिया जाता, ठीक है? कभी आप इन फ्यूचर मार्कशीट वगैरह आप बनाओ और आप सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री डाल दो और वो ना ले, तो परेशान मत होना, ये रिजर्व्ड वर्ड है, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए यूज़ेबल ये है कि आप अंडरस्कोर वगैरह लगा दो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मतलब कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दीजिए हिस्ट्री के आगे या पीछे कहीं भी तो चल जाएगा, पर हिस्ट्री वर्ड ये नहीं लेगा। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जो इसका आप जिसके लिए आप नेमिंग नहीं दे सकते, पहली चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है? तो उसका आप यूज़ ना करो, वही अच्छा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, ठीक है? जल्दी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।